गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आरएसी, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, चलिए अब ठीक है। ओके, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आरएसी। ठीक है, और ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू आरएसी, यानी कि इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर की कहानी को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने जो कवर किया है ये बेसिक होता है। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये मानकर चला हूँ कि आपको इतनी नॉलेज पहले नहीं थी। ठीक है, या तो आप भूल चुके हो या आपने पढ़ा नहीं है, जो भी रीजन रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया है एज ए बेसिक, और आज फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे ये आपका रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका, ये कौन सा है? रेफ्रिजरेंट। तो चैप्टर नंबर 2 जो हम उठाकर चलेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका जो होगा ये हम लेकर चलेंगे रेफ्रिजरेंट। और अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी एग्जाम में जाओ, ठीक है, आरएसी ट्रेड के आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इस चैप्टर से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहां से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर 1 नंबर का है, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका रेफ्रिजरेंट होगा। फर्स्ट चैप्टर की कहानी को आज कंप्लीट करते हैं, और ये कहानी कंप्लीट होगी किसके साथ? ये कहानी कंप्लीट होगी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगर हिंदी में है तो से इंग्लिश में मैं कुछ टर्म्स आपको लिखकर दिखा दूंगा, और 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर की समाप्ति। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन के साथ होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आज का फर्स्ट है ये देखिएगा क्या कहता है। रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके सामने है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसे हम 1 TR लिखते हैं, जिसे 1 TR लिखा जाता है, ये 1 TR कितना होता है? चलिए तो एक एक करके जल्दी से मुझे आंसर बताना स्टार्ट करो। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ सीधे। चलिए, बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और 1 TR जो होता है, ठीक है, अगर यहां पर जो ऑप्शन गिवन है इनमें से हम बात करेंगे तो बी सी डी सभी गलत होंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए। ठीक है, यानी कि 1 TR इज इक्वल टू, 1 TR इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी पर मिनट। 1 TR इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यह है 50 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर होता है। चलिए, बहुत अच्छे।
और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये दिखाने के लिए है कि अलग अलग एग्जाम में कितना अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में रिपीटेड होता है, ठीक है। तो यही है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि 1 TR कितना होता है, ठीक है। तो 1 TR इज इक्वल टू होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। 1 TR इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश में इसकी लिख देता हूँ, क्या है, इनमें से किसमें रेफ्रिजरेशन उपयोगी नहीं है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन इज नॉट यूजफुल, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन इज नॉट यूजफुल, इनमें से किसमें रेफ्रिजरेशन उपयोगी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। बी कहता है इन कुकिंग, खाना बनाने में, इन कुकिंग। ऑप्शन सी कहता है, ठीक है, मेडिसिन स्टोरेज में, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। इनमें से किसमें जो रेफ्रिजरेशन होता है ये यूजफुल नहीं है, रेफ्रिजरेशन की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हम खाद्य पदार्थों के भंडारण की बात करते हैं तो इसमें रेफ्रिजरेशन बिल्कुल यूजफुल होता है, ठीक है। औषधि मेडिसिन को रखने में आपको पता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आप लाते होंगे और बोलते होंगे, ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर या 15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, रखना चाहिए ताकि ये लंबे टाइम के लिए ठीक रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर कुकिंग की बात करेंगे तो कुकिंग में रेफ्रिजरेशन का कोई भी यूज नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुकिंग में रेफ्रिजरेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में है तो मैं इसे पूरा पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, तब तक आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन कहता है कि 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 1 फ़ारेनहाइट से 1 पाउंड तापमान 1 पाउंड पानी का तापमान बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है यह एक कैलोरी होती है, ठीक है, यह एक कैलोरी होती है। ऑप्शन बी कहता है यह 1 BTU होता है, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है यह 1 किलो कैलोरी होती है, यह 1 किलो कैलोरी होती है। और ऑप्शन डी कहता है यह 1 टन होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखो और आंसर करो। सारी ही चीजें आपके साथ पहले ही क्लास में डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन एक तो सीधा याद रहते हैं और हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड इन एनी एग्जामिनेशन। चलिए वेरी गुड। अरे भैया D 10 1 टन ये नहीं हो गया।
चलिए ठीक है। तो हीट की यूनिट मैंने आपको बताई थी, अगर एसआई की हम बात करते हैं तो जूल होती है, ठीक है। और अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम यानी कि प्रणाली। अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो मास होता है इसे हम पाउंड से दिखाते हैं, ठीक है, मास होता है पाउंड में। और टेम्परेचर यानी कि तापमान जो हम लेते हैं, ठीक है, तापमान जो लिया जाता है यह आपका फ़ारेनहाइट में लिया जाता है, ठीक है। मास होता है द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 1 BTU आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये 1 BTU होगा, ठीक है, 1 BTU। और 1 BTU क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। BTU क्या होता है? अगर BTU की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU इज द ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। बी पार्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, तब तक मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। तो क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि कार्नोट ने दिया, ऑप्शन ए कहता है कार्नोट, ठीक है। बी कहता है चार्ल्स, डी कहता है चार्ल्स, ठीक है। सी कहता है आइंस्टीन, स्पेलिंग एक बार देख सकते हो आप लोग, और डी कहता है रुडोल्फ क्लॉसियस। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये किसने दिया है, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना है। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये किसने दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोडोल्फ क्लॉसियस, ठीक है। ये जो नियम दिया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है? डेल क्यू इज इक्वल टू, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, वेयर क्यू इज द हीट, क्यू इज द हीट यानी कि ऊष्मा। और अगर हम U की बात करेंगे तो U होती है इंटरनल एनर्जी, U होती है इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा, U होती है इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। और अगर हम W की बात करते हैं तो W इसमें होता है वर्क, W होता है वर्क यानी कि कार्य। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आज के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में इसकी लिख देता हूं। ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग द phase change, increase or decrease
in heat is known as। ए कहता है सुपर हीट, बी कहता है लेटेंट हीट, सी कहता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और डी कहता है सेंसिबल हीट। ड्यूरिंग द फेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन हीट इज नोन एज। अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा बढ़ाना या घटाना जाना जाता है। ए सुपर हीट के रूप में, बी लेटेंट हीट के रूप में, सी स्पेसिफिक हीट के रूप में, और डी कहता है सेंसिबल हीट के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखो और आंसर करो मुझे इसका कि सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड। चलिए अगर इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो बिल्कुल सही। ठीक है, लेटेंट हीट मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम फेज चेंज की बात करते हैं, जब अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसमें जो हीट दी जाती है या जो हीट ली जाती है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फेज चेंज के समय पर जो हीट हम दें या जो हीट हम लें इसे जाना जाता है लेटेंट हीट के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वाष्प की ऊष्मा को बाहर निकालने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द वेपर देन इट विल कन्वर्ट इनटू। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ठोस, बी कहता है द्रव, सी कहता है गैस, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द वेपर देन इट विल कन्वर्ट इनटू ए सॉलिड, डी लिक्विड, सी गैस, और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो अगर पानी को हम गर्मी देते हैं, पानी को अगर हीट दी जाती है तो यह वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम पानी से हीट को निकाल लें, ठीक है, तो यह हमारी फिर से वेपर से अगर हीट को निकाल लें तो यह हमारी फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उष्मा का प्रवाह सदैव होता है। ठीक है, हीट फ्लोज। क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश में पूरा। क्वेश्चन क्या है? हीट फ्लोज ऑलवेज, हीट फ्लोज ऑलवेज। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है फ्रॉम हायर, फ्रॉम लोअर टू, फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर,
ठीक है। बी कहता है हायर टू लोअर टेम्परेचर। सी कहता है टुवर्ड्स द सेम टेम्परेचर। टुवर्ड्स द सेम टेम्परेचर। डी कहता है नन ऑफ द अबव। ऊष्मा का प्रवाह सदैव होता है। हीट फ्लोज ऑलवेज। ऑप्शन ए लोअर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। बी हायर टू लोअर टेम्परेचर। सी टुवर्ड्स द सेम टेम्परेचर। और डी कहता है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हीट हमेशा नेचुरली जो फ्लो करती है ये हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ करती है, ठीक है। हीट के जो फ्लो की डायरेक्शन होती है नेचुरली ये आपकी जो होती है ये हमेशा हायर टू लोअर रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें लोअर से हायर की तरफ हीट का फ्लो कराना है, ठीक है, तो ये क्लोसियस स्टेटमेंट में था, तो हमें यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और ये हम करा पाते हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें नेचुरली, अगर हम बात करते हैं नेचुरली, या मैं आपसे कहूँ प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो हीट ऑलवेज फ्लोज, हीट ऑलवेज फ्लोज, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट हमेशा, उष्मा हमेशा, हमेशा ज्यादा तापमान से, ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर जाती है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू flow heat from the lower temperature to higher temperature, then we required a special arrangement that is known as heat pump and the रेफ्रिजरेटर, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि जो हीट है यह है आपकी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाए, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर लोअर, ये हो गई लोअर हीट, ठीक है। और ये हो गया आपका हायर टेम्परेचर, और ये हो गया हायर हीट, और ये हायर टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम ऐसा कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर वर्क इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से हमारे आते हैं क्लोसियस के स्टेटमेंट, ठीक है, क्लोसियस स्टेटमेंट। और इसमें हम बात करते हैं हीट पंप की, हीट पंप की हम बात करते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करते हैं रेफ्रिजरेटर। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। हीट हमेशा जो बहती है ये आपकी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है, यानी कि इसका फ्लो होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, देखते हैं कितने लोग इसे सही कर पाते हैं।
1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना? चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ से दो रिजल्ट मिलेंगे जो कि हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है। सबसे पहला बच्चे अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है ये आपका होता है 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें 1001055 जो जूल होता है, ठीक है, ये आपका होता है 1 BTU के बराबर, ठीक है। और यहाँ से मैं कहूँ कि 1 जूल जो है, ठीक है, 1 जूल जो है ये 1/1055 BTU के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/1055 BTU के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जूल की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 210 किलो यानी कि 10⁻3, ठीक है। और जूल आपका हो गया 1/1055 BTU, और ये आपका हो जाएगा पर मिनट। चलिए, तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करते हो ये वैल्यू निकल कर आती है कितनी? ये वैल्यू निकल कर आती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 200 BTU पर मिनट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू निकल कर आती है 200 BTU पर मिनट। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 1 टन होता है ये 200 BTU पर मिनट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की आप बात करोगे, यहाँ पर जो ये सारी यूनिट दी गई हैं, ये सभी यूनिट किस में दी गई हैं? ये सभी यूनिट पर आर में दी गई है। और हम लोगों को पता है अगर हमें आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये क्या हो जाएगा? 200 इंटू 60, ठीक है। और ये हो जाएगा BTU और ये हो जाएगा पर आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 12,000 BTU पर आर, 12,000 BTU पर आर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की हम बात करेंगे तो सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दो रिजल्ट हमें और याद रखने हैं, क्या? कि 1 TR जो होता है, 1 TR जो होता है ये आपका होता है 200 BTU पर मिनट, BTU पर मिनट। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये होता है 12,000 BTU पर आर, 12,000 BTU पर आर, 12,000 BTU पर आर। ये हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बताइएगा, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो उसका बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है किलोग्राम, ठीक है। बी कहता है पाउंड, सी कहता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और डी कहता है न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन की इकाई होती है, ठीक है।
बिल्कुल सही, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होती है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हमारा बिल्कुल सही हो। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट की इकाई होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए, और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसआई यूनिट में रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। इन एसआई यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, इन एसआई यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, एसआई यूनिट में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है। मैंने कहता है 2.5 किलो जूल पर सेकेंड, टी 3 किलो जूल पर सेकेंड, सी 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और डी कहता है 4 किलो जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1 टन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ठीक है, 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ठीक है, या हम कह सकते हैं 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी समाप्त होती है आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, अब एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर हमने जो उठाया है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका जो हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू आरएसी, इंट्रोडक्शन टू आरएसी। ठीक है, ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स इसके अपलोड करा देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो आपकी वीडियो क्लासेस हैं, सबसे पहले आपकी वीडियो क्लासेस कवर करो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स पढ़ो, और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो ये 3 काम अब आपकी तरफ से बचे हैं। सबसे पहले जो क्लासेस हैं वो लो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपके, ठीक है, गड़बड़ हैं उन्हें सही करो। फिर आपको नोट्स पढ़ने हैं, और फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। डाउट आने का वैसे तो कोई सवाल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डेप्थ में जाकर चीज़ों को रिलेट किया गया है, और आसान चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई बड़ी हैरानी परेशानी वाली बात नहीं है इसमें कि आपके बहुत ज़्यादा डाउट आएंगे। चलिए, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ये आपका होगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और ये हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा ये होगा रेफ्रिजरेंट। चलिए, तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। बहुत कुछ हमने देखा है इस चैप्टर में, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, और फिर आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए इस क्लास को फिनिश कर। ठीक है, तो इस क्लास में हमने सबसे पहले रेफ्रिजरेशन की बात की थी कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, प्रशीतन क्या होता है। ठीक है,
फिर एयर कंडीशनिंग मैंने आपको बताया था, फिर हमने हीट इंजन की बात की, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, हीट पंप की हमने बात की, ठीक है, सीओपी क्या होती है हीट पंप की, रेफ्रिजरेटर की हमने बात की थी कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठीक है, सीओपी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने की। फिर हमने जाना हीट थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, सिस्टम सराउंडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड, और सोर्सिंग क्या होते हैं, कैल्विन प्लांक्स, क्लॉसियस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट के बारे में हमने जाना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट किसकी याद रखनी है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट की हमने बात की, ट्रिपल पॉइंट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आपका प्योर सब्सटेंस, यूनिट ऑफ हीट, ये बाकी आपका जो कल हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश्ड है। सबसे पहले क्लास देखो, फिर इसके बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो थ्योरी अभी मैंने कवर कराई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो रेफ्रिजरेंट होगा। रेफ्रिजरेंट चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अपने नए टॉपिक यानी कि चैप्टर नंबर 2 रेफ्रिजरेंट के साथ, ठीक है फिर।